जी मीडिया से बातचीत करते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मुनव्वर राणा ने कहा है कि उन पर जुल्म हुए हैं और उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें पलायन करना पड़ेगा। मुनव्वर ने कहा है कि सच बोलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। राणा ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बस सरकार के गलत कामों की आलोचना करते हैं। राणा ने कहा है कि बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन योगी अच्छे आदमी नहीं हैं और उन्हें मठ में बैठना चाहिए। राणा ने ओवैसी को भी अपना नेता मानने से इनकार किया। बड़े दादू हैं, यानी हम दादू हैं और ये हमसे भी बड़े दादू हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा और कहीं ना कहीं जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो भी तो कहेगा कि मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि 20 करोड़ वोटर्स को वो जो मुसलमान की आप आबादी बता रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, तो ठेकेदार आप ही बन जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर दीजिए तो आ जाइए। तो ये ठेकेदारी वाला सिस्टम कहीं मुनव्वर राणा ने तो नहीं शुरू कर दिया? बात ठेकेदारी की नहीं है, बात यह है कि हम शायर हैं, हम कल की बात आपको आज बता सकते हैं। आप न माने तो इसका मतलब है आप इतिहास को झुठला रहे हैं। जब हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, तो इसका मतलब इतिहास बोल रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। तो ओवैसी चाह रहे हैं मुसलमान की पार्टी हो, मुसलमान की पार्टी हो। मुसलमान अपनी पार्टी नहीं चाहता है, मुसलमान सबके साथ मिल के रहना चाहता है, मिल के लड़ना चाहता है। जंग होती है तो हम मिल के लड़ते हैं। तो मुनव्वर राणा का कौन वो नेता है जो उनको भाता है? अब यही सबसे बड़ा सवाल इस देश में हो जाता है। आप मान लीजिए मेरा नेता मोदी है, लेकिन मोदी मेरा कहना भी तो मानेगा ना। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो हमारी जब यूपी में किसको वोट करेंगे? मैं अगर सीधा सवाल आपसे पूछूं, कौन है ऐसा आपकी नजर में, मुनव्वर राणा की नजर में ऐसा नेता है जो वाकई नुमाइंदगी कर रहा है आप लोगों की भी, और आपको लगता है कि उसके बनने से सत्ता में एक नया समीकरण आप स्थापित कर देंगे या फिर वो कर देगी? आपको ऐसा लग रहा होगा ना, क्योंकि आप तो लगातार मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। साहिब, रायबरेली में जब सोनिया गांधी खड़ी होंगी तो हम सोनिया गांधी को वोट करेंगे। अभी आदिति सिंह है, अखिलेश सिंह की लड़की। अखिलेश सिंह मेरे दोस्त थे, मर गए। उनकी बेटी है, हालांकि वो भाजपा में है, लेकिन वो मेरी भतीजी है। तो हम रिश्तों की पासदारी करते हैं, हम आदित्य सिंह को वोट देंगे। हम भाजपा नहीं जानते हैं, कांग्रेस नहीं जानते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है हम उसको वोट देते हैं। वैसे विवादों के शायर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने पलायन का राग अलापा था और यही यूपी के माहौल की तुलना तालिबान से भी की थी। सवाल है कि आखिर इस तरह के बयानों से विवादों के शायर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी की नादानियों, बेवकूफ़ियों और अहमकाना रविश से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से उत्तर प्रदेश में आ गई तो हम उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे, हम कलकत्ते में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। वहाँ की जो माहौल है, उस माहौल को उत्तर प्रदेश से आप कंपेयर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का माहौल है? मतलब कमोबेश तो वैसा ही है। तो शायर ने उगली आग और फिर पलायन राग, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कवि सर्वेश आस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। सर, अगर आपकी सरकार के कामकाज की कोई आलोचना करे तो क्या आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे और हालात ये बन जाएंगे कि पलायन करने पर मजबूर हो जाएं लोग? मुनव्वर राणा तो यही कह रहे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ कामकाज पर की आलोचना करने पर उन पर कोई कार्रवाई हुई है ऐसा नहीं है। उनके भाई के साथ उनका किस प्रकार का डिस्प्यूट था, उनके बेटे ने किस तरह से गोली चलवाने का काम किया था, कोई कानून हाथ में लेगा और इस आधार पर कि वो सेलिब्रिटी है वो बख्श दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने मत मजहब की परवाह किए बिना, अपना तुम्हारा परवाह किए बिना, किसी व्यक्ति ने क्या पहन रखा है, क्या उसकी भाषा है, क्या उसका रसूख है, इन सब बातों की परवाह किए बिना अगर कोई अपराध किया है तो निश्चित तौर पर उसके अपराध का दंड उसको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। मुनव्वर राणा के सुर अलग अलग समय पर कई बार समाज विरोधी हो जाते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं। इस देश ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है, एक शायर के तौर पर उनका पूरा मान सम्मान रहा है। लेकिन जाने क्यों वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए, या क्या कारण है, या उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, उनके अंदर न जाने क्यों इतना नफरत का जहर भरा हुआ है
क्यों भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो आलोचना करें। उनको आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार है। शायर हो, कवि हो, साहित्यकार हो, हमेशा वो आलोचना करते रहे हैं सत्ता की। हम सत्ता की आलोचना से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, परेशान नहीं है। लेकिन अगर कोई देश समाज के बारे में तुलना करने लगेगा, कोई तालिबान की तुलना अगर हिंदुस्तान के साथ करने लगेगा, तो ये स्वीकार नहीं होगा। एक शायर की भाषा देश विरोधी, समाज विरोधी कैसे हो सकती है? नहीं, ये इसका आकलन तो समाज को करने दीजिए, इसका आकलन तो देश को करने दीजिए। अगर कोई तालिबान जी, मेरा सवाल सर्वेश जी से, लौटूंगी सर मैं आपके पास। जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनव्वर राना साहब हमारे आदरणीय बड़े शायर हैं। शायर और कवियों का ये दायित्व होता है कि देश में, समाज में, विश्व में शांति की स्थापना करें, प्रेम और भाईचारे की स्थापना करें। अगर सर्वेश अस्थाना भी राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं तो सर्वेश अस्थाना भी उचित बात नहीं कर रहे हैं। अगर आदरणीय मुनव्वर राना जी कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें समाज की वैमनस्यता बढ़े, समाज में दूरियां बढ़ें, तो वो भी उचित नहीं है। मैं मुनव्वर राना साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारतवर्ष का हिस्सा है, और भारतवर्ष से मुनव्वर राना साहब कभी नहीं जाएंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उनको भारत से प्रेम है। उनको अपने साहित्यिक धर्म को निभाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कभी पलायन नहीं करेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे इस प्रदेश को, तो फिर वो ऐसी बात क्या जाहिर करना चाहते हैं इस तरीके के बयान देकर? क्या लग रहा है आपको, क्या मंशा नजर आती है इसके पीछे? वो अपना आक्रोश, वो अपना मंशा उनकी जो है वो आप लोगों के सामने स्पष्ट है। और वो जो कह रहे हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, ये एक कवि, एक शायर का आप यूँ कह सकते हैं कि गुस्से की हद तक रूठने का जो है ये इनका इजहार है। मुनव्वर राना साहब कभी भी उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश में, उनकी मोहब्बतें उत्तर प्रदेश में हैं। और वो मैं उनसे गुजारिश भी करता हूं कि वो इस तरह की बातें करें कि जिससे कि देश में अमनो अमान कायम हो और लोगों में आपस में भाईचारा बढ़े। सर्वेश जी, क्योंकि आप एक कवि हैं और भाषा शैली पर आप लोगों की पकड़ बहुत मजबूत रहती है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के सामने चंद लाइनें रखें। जी नहीं, मैं चंद लाइनें रखूंगा कि राजनीति के चौराहे पर वोटर खड़ा हुआ है, कौन राह अपनाए, असमंजस में पड़ा हुआ है। तो इस समय जो ये राजनीतिक परिदृश्य है वो अपने अपने ढंग से बदलने की कोशिश कर रहा है। साहित्यकार सच्चाई को सामने लाता है, साहित्यकार समाज में एकता की बात करता है। जो भी राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो भी राजनीतिक दल जातीय मनस्यता बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी कवि शायर उनका सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन देश के खिलाफ कोई भी कवि और शायर नहीं जाता है, न जाना चाहिए। अगर मुनव्वर राना साहब देश के खिलाफ बोलते हैं, पहली बात तो उनके जो बयान हैं वो कुछ लोगों के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ उनके बयान नहीं हैं। उनकी जो आग है वो व्यक्तियों के खिलाफ है, कि भारत देश के खिलाफ नहीं है, जैसा मुझे लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि मुनव्वर राना साहब को एक कवि, एक शायर की तरह से बोलना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह। ठीक है, अजीम हुसैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहित्यकार हैं। अजीम जी, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, क्या इस तरीके की भाषा एक शायर को शोभा देती है? बड़ा अच्छा सवाल किया। शायर जो है वो एक मुसव्विर होता है, शायर एक जरी इंसान होता है और समाज की सच्चाइयों को और हकीकतों को सामने पेश करता है अपनी कविता के जरिए, अपनी शायरी के जरिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अर्ज करूं कि मुनव्वर राना साहब ने जो ये बात कही थी तकरीबन 6 महीने पहले कही, और मैं उनका बयान सुन रहा। अजीम जी से हम दोबारा जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से संपर्क उनका टूट गया है। अजीम जी जुड़ गए हमारे साथ। अजीम जी, अपनी बात आप पूरी करिए। जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हमारा, हम बुलबुलें उसकी वो गुलसिता हमारा। पर राना साहब मैं जानता हूँ, पर राना साहब ने ये बात कही थी, उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए थी, क्योंकि शायद जरी होता है, जुर्रतमंदी का इजहार करना चाहिए। और इस वक्त ये डिबेट हो रही है, इस मौजू पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए। डिबेट होना चाहिए थी जो तकरीबन 7-8 साल से गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की जा रही है, तहजीब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लखीमपुर में जिस तरह से
एक मिनिस्टर के साहबजादे ने, बेटे ने, बिगड़ैल बेटे ने किसानों को रौंद डाला, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए थी और मिनिस्टर साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने किसी भी तरह का इस्तीफा नहीं दिया। पार्लियामानी ओहदों पर बैठे हुए, एक संवैधानिक ओहदों पर बैठे हुए लोग गैर पार्लियामानी जबान इस्तेमाल करें, इस तरह से कब्रिस्तान, शमशान और ठोक दो, ये बहुत ही गैर मतलब है। ये हमारे हिंदुस्तान को, हमारी को, हमारी तहजीब को, हमारी कल्चर को कहाँ ले जाया जा रहा है। बहस तो विश्वास पर होना चाहिए। मुनव्वर राणा साहब भी अपनी शायरी के जरिए हमेशा से इस तहजीब की पासदारी करते रहे, तहजीब को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था जब मुनव्वर राणा साहब का ये बयान आया था, क्योंकि जिस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे दिल्ली से लेकर पेशावर तक, तकरीबन पेशावर तक 10,000 लोगों के और उलमा के और बुद्धिजीवियों के सर पेड़ों पर लटके हुए थे। उस वक्त किसी एक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि हम छोड़ के भाग जाएंगे, या कोई अगर यहाँ से भागा हो या गया हो तो हमें बता दीजिए। सबने डट के बिल्कुल अजीम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और के विक्रम राव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव साहब, लेकिन सर इन चुनावों में बात तो मुद्दों की होनी चाहिए, जनता का विकास कैसे हम करें इस पर होनी चाहिए, जनता की समस्याएं क्या कुछ है उस पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। लेकिन ये जिन्ना, पाकिस्तान और तालिबान, ये सब कहां से आ रहे हैं? मैं आपकी राय से सहमत हूँ दिव्या, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किसी भी नागरिक को अधिकार है अपनी राय जाहिर करने का, लेकिन ये अधिकार नहीं है पत्रकारों को, शायरों को, साहित्यकारों को, खासकर कलम चलाने वालों को कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैलाए। अब हम लोग तो साधारण नागरिक है या वोटर है। मैं बताओ हाईकोर्ट की बात, लखनऊ हाईकोर्ट ने मुनव्वर राणा जी को साफ साफ कह दिया था कि आपको हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे, गिरफ्तारी के खिलाफ हम आपको रोक नहीं करेंगे अभी गिरफ्तारी का, ये कहा। और दूसरा उनसे कहा, बड़े इम्पोर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, अब भाई जो कहते हैं वही कीजिए ना, शायर है शायरी कीजिए आप, सियासत से क्या मतलब। इतना बढ़िया राय दी हाई कोर्ट ने, फिर भी साहब ये शायर आज़म है, ये अपनी बात कहेंगे। सो संतुलन होना चाहिए हर नागरिक के लिए। हर आदमी वोटर है, भारत का नागरिक है। अब ऐसी संदेहास्पद बातें कहेंगे तकलीफ तो होगी, बिल्कुल जाहिर है। राकेश त्रिपाठी जी, जैसे उन्होंने ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये विश्वास मुसलमानों में अभी तक कायम क्यों नहीं हो पाया है? नहीं, मुसलमानों में विश्वास पूरा है। ये बात अगर कोई कहता है कि मुसलमानों का भाजपा पर विश्वास नहीं है तो ये पूरी तरह से गलत है। 2014 में जो सरकार बनी, 2017 में जो सरकार बनी, 2019 में जो सरकार बनी, इन सारी सरकारों में मुसलमानों के भी मत है, मुसलमानों ने भी विश्वास जताया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जब कहती है तो केवल कहती नहीं है, लेकिन मुनव्वर राणा जी तो ये कह रहे हैं ना कि अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं तो वो आप लोग सुर्खियों में लाते हैं, लेकिन जब मुसलमान पलायन कर रहे हैं उसकी खबर किसी को नहीं है, उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। नहीं, हम तो मुनव्वर राणा साहब को एक अजीम शायर समझा करते थे, न जाने क्यों अपने आप को मुसलमान बनने पर आमादा हो गए। मैं फिर मुनव्वर राणा साहब से बहुत अपील करूंगा, विनम्रता से अपील करूंगा कि आप शायर अच्छे थे, मुसलमान अच्छे नहीं हैं। ये मुसलमान बनने की कोशिश बार बार क्यों कर रहे हैं आप? आपको शायर के रूप में इस देश ने आपको इज्जत दी है, एहतराम दिया है, पूरा सम्मान दिया है, और हम आपकी इज्जत ना उसके नाते करते रहेंगे। लेकिन आप जब तालिबान की चर्चा करेंगे, आप महर्षि वाल्मीकि के साथ तालिबान की चर्चा करेंगे, आप इस देश में 100 करोड़ लोगों को जानवर बताने का काम करेंगे, आप राजनीतिक बयानबाजी जब करने लगेंगे और इस तरह की घटिया बयानबाजी करेंगे जिससे समाज के विभाजन का खतरा उत्पन्न हो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव का ताना बाना बिगड़ने लगे, तो मैं मानता हूं ये अपने आप में बहुत दुखद है। और आज साहित्यिक बिरादरी के भीतर से भी इस बात को लेकर के आलोचना हो रही है। और मुनव्वर राणा साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि अकेले नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास की योजनाओं के साथ है। आज 44 लाख हमने उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री गरीबों को आवास दिए हैं, उसमें 27% आवास आज मुसलमानों को मिले हैं। आज जब हमने और सौभाग्य योजना के तहत 1,42,00,000 उत्तर प्रदेश ने कनेक्शन दिए हैं, तो इसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कनेक्शन मिले हैं। आज जब हमने उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं, तो इन शौचालयों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की बहन बेटियों के लिए भी घर से बाहर शौच के लिए खुले में ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और आज जब कानून बेहतर करते हैं, आज जब दंगों का हम उत्तर प्रदेश में समापन करते हैं, तो इसका लाभ हिंदू को जितना मिलता है उतना ही मुसलमान को भी मिलता है। इसलिए आज जब हम बेहतरी कर रहे हैं तो हमने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांट करके नहीं देखा है। लेकिन न जाने क्यों मुनव्वर राणा साहब बार बार हिंदू और मुसलमान के रूप में ही देखना चाहते हैं,
शायर ये नहीं करते रहे हैं, साहित्यकार ये नहीं करते रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए सर्वेश जी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि साहित्यकारों ने, कवियों ने बहुत कठोरता से आलोचना की है, बहुत व्यंग की है। सर्वेश जी करते हैं, बहुत सारे व्यंग करते हैं, सरकारों को लेकर के करते हैं, लेकिन हम पूरी इज्जत के साथ हमें उसको लाइट हाउस के रूप में देखते हैं, हम मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। लेकिन मुनव्वर राणा साहब की जो बातें हैं वो मर्यादाओं का अतिक्रमण करती हुई दिखी है, वो लाइनों को क्रॉस करते हुए दिखी है, वो हिंदू और मुसलमानों पर जिस तरह से दिख रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस देश में बैठ करके कोई तालिबान का महिमा मंडन करे, कोई ये कहे कि हम हत्या कर देंगे। देखिए, विचारों की लड़ाई हो सकती है, किसी चीज पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उस देश में जहां आप रहते हैं, जहां आपको इतना सम्मान मिला, उस प्रदेश में आप रहते हैं जहां पर आपको गौरव हासिल हुआ, उसी की आलोचना आप कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। हेलो जी जी बोलिए सर्वेश जी, आवाज मिल रही है आपको? किसको बोलना है? सर्वेश जी। जी हाँ, मिल रही है। मेरा सवाल सर आपसे ही था। जी जी, जो अभी राकेश जी ने कहा है, मैं उनकी जी मैं बिल्कुल राकेश जी की बात से सहमत हूँ, और मैं भी साहित्यिक भाषा में ही ये कहना चाहता हूँ कि मुनव्वर राणा साहब को शायर होना है, शायर ही रहना चाहिए। हम लोग उनके पैर छूते रहे हैं अभी तक। मैं हिंदू हूँ, लेकिन जो हिंदू परंपरा है मैं उसके तहत बड़ों के पैर छूता हूँ। मुनव्वर राणा साहब के हमेशा हमने पैर छुए हैं। मैंने मुनव्वर राणा साहब शायर के पैर छुए हैं। सर्वेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया मुनव्वर राणा की तरफ से। सूबे का वजीर आला, चीफ मिनिस्टर ऐसा हो कि जो एक तरफ तो ये कहता हो कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों से कहता है कि भाग जाओ। तो इस सूरत हाल में अगर हम पलायन न करें, और मज़े की बात यह है कि अमित शाह साहब अगर उनकी गिनती अगर मजबूत हो पैसा गिनने के अलावा, तो अगर वो गिनेंगे तो यहाँ से बहुत से मुसलमान पलायन कर चुके हैं। क्योंकि एक मुख्तार अंसारी के नाम पर कोई अंसारी है, आप उसके खिलाफ जो जी चाह रहा है कर रहे हैं। एक अतीक के नाम पर इलाहाबाद में जो मिला उसका घर गिरा दिया, लूट लिया, परेशान किया। चर्चे तेरे इंसाफ के हैं, शहर में क्या क्या तूने कभी रातों में निकल कर नहीं देखा। ऐसी की नादानियों से अगर योगी फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। ओवैसी को हम लीडर, क्या ओवैसी को मुसलमान ही नहीं मानते हैं? क्यों, ऐसा क्यों? जो शख्स उत्तर प्रदेश में ये कहे कि साहब हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, ये हो वो, बात ये है उत्तर प्रदेश की सियासत ये है कि गंगा जमनी लफ्ज जो है वो यहीं ईजाद हुआ है, हमने ईजाद किया, हमसे मतलब वी, हमारे पुरखों ने। तो उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है उसमें जब तक हम सवेरे से शाम तक 4 लोगों को राम राम के जवाब में राम राम नहीं गए, हमारा पेट नहीं भरता है। तो ओवैसी चाह रहे हैं मुसलमान की पार्टी हो, मुसलमान की पार्टी हो। मुसलमान अपनी पार्टी नहीं चाहता है, मुसलमान सबके साथ मिल के रहना चाहता है, मिल के लड़ना चाहता है। जंग होती है तो हम मिल के लड़ते हैं। सर्वेश जी, मैं माफी चाहूंगी, मैंने बीच में आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आपने जो अभी सुनवाया मुनव्वर राणा साहब की बात, वो बात बहुत ही गलत है। मैं उस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ। अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ बाय द वे प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या मुनव्वर राणा साहब हिंदुस्तान से पलायन कर जाएंगे? क्या पलायन करना निदान है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सुकरात ने तो जहर पी लिया था मोहब्बत को कायम कराने के लिए। हम शायर लोग, हम कवि लोग, आदरणीय के विक्रम राव जी। सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरीके का जो एक मैसेज है वो भी कन्वे हो सके अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, शब्दों के जरिए, प्लीज। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे सर्वेश अस्थाना हो। पलायन क्या होता है? आप अगर उत्तर प्रदेश से पलायन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप देश से पलायन की बात कर रहे हैं। ये बात गलत है। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ उनका, आदरणीय मुनव्वर राणा जी का। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूँ इस समय कि कवि और शायर का दायित्व तो है कि वो आईना दिखाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शायर ने उगली आग, फिर पलायन का राग, लेकिन इस पर बयान जिस तरीके से दिया गया उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसी के